अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम नम्स का पास पेपर जो है वो 2020 का डिस्कस कर रहे हैं। पास क्या अभी हुआ है पेपर, ये लास्ट के 25 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। तो भाई देखें, अगर किसी भी पेडिग्री के अंदर, किसी भी फैमिली ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल्स जो है ना वो अफेक्ट होते जा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल, कोई फीमेल जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही, यानी फादर से सिर्फ और सिर्फ सन के अंदर जो है वो कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है। इससे क्या पता लगता है वो कौन सी चीज़ है जो फादर से सिर्फ और सिर्फ सन में जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में मौजूद होती है, तो वो है वाई क्रोमोसोम। तो अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई कैरेक्टर लगा हुआ है, कोई एबनॉर्मेलिटी लगी हुई है, कोई ट्रेड लगा हुआ है, तो वो ट्रैवल करेगा सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी फैमिली, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर। तो ये वाई लिंक्ड है, ठीक है। पेडिग्री के ऊपर मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कौन सा डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कौन सा रिसेसिव डिसऑर्डर है, कौन सा ऑटोसोमल है, कौन सा एक्स लिंक है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल है, बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। Now, question number 177. In Drosophila, which of the following genetic balance is required to produce a fertile female? Now, this is very interesting. ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे कि इंसानों के अंदर क्या होता है, जिसमें भी वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल होता है, ठीक है। तो बच्चा जब पहले ये क्वेश्चन देखेगा तो जिसमें वाई लगा हुआ है वो कहेगा भाई ये तो मेल होगा, तो वो ये लगा देगा कि जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। देखिए, इंसानों के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इंसानों के अंदर भी जो फीमेल होती है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ह्यूमन के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे ड्रोसोफिला की बात कर लेते हैं। जिसके पास XX है, इंसानों में हो चाहे वो ड्रोसोफिला में हो, वो फीमेल होती है। और जिसके पास XY होता है, चाहे इंसानों में हो चाहे उसमें हो, ड्रोसोफिला में हो, वो मेल होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात तो सिंपल है। हमने देखा था ह्यूमन के अंदर जिसमें XXY होता है वो मेल होता है, इसे हम क्लाइनफेल्टर का नाम दे रहे थे क्योंकि वाई क्रोमोसोम में तो मेल होता है। और जिसके अंदर XO होता है, ठीक है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, वो फीमेल होती है। जबकि ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन रिवर्स है। सिर्फ ये वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन सेम है। जिसके अंदर XXY होता है वो फीमेल होती है, और जिसके अंदर XO होता है, ठीक है, वो मेल होता है। अब ये कहानी क्या है, इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को देख के नहीं होती, बल्कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशो होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स क्रोमोसोम है उसका और ऑटोसोम का जो है वो रेशो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ड्रोसोफिला के अंदर ना 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 सेट हो गए। 8 क्रोमोसोम का मतलब होता है 2 सेट, जिसमें से 6 जो हैं, टोटल 6 जो हैं वो ऑटोसोम होंगे और 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब इसमें से हम एक सेट ले लेते हैं, तो ड्रोसोफिला का जो हैप्लॉइड नंबर होगा वो होगा 4, ठीक है। जिस तरह हमारा हैप्लॉइड 23 होता है, डिप्लॉइड 46 होता है, इनका अगर डिप्लॉइड 8 है तो हैप्लॉइड होगा 4। अब इस 4 के अंदर 3 जो है ना वो ऑटोसोम है, इन 3 को मिलाकर हम ऑटोसोम का एक सेट कहते हैं, ठीक है, 1 ऑटोसोम। और एक जो होगा इसके अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो उसे हम एक्स क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम रेशियो होता है वो फीमेल्स जो अगर वो 1 होगा, ठीक है, यानी एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम जो है ना उनका भी 3 क्रोमोसोम को मिलाकर हम एक सेट कह रहे हैं, तो ये रेशियो अगर 1:1 आ रहा है, यानी एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम रेशियो अगर 1:1 आ रहा है तो ये फीमेल होती है। अगर ये 1:1 से डिक्रीज हो जाए तो ये मेल होता है। अगर आप उनकी बात करें, क्या कहते हैं, मेल्स की बात करें, तो मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम जो है, सॉरी फीमेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं टोटल, ठीक है। और ऑटोसोम जो होते हैं उसके 2 सेट होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। जबकि मेल की अगर हम बात करें तो मेल के पास एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो होता ही 1 है, और ऑटोसोम जो है उसके 2 सेट हैं, तो 1:2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 0.5:1, ठीक है। तो ये 1:1 से क्या हो गया, 1:1 से कम हो गया। अगर 1:1 आ रहा है तो ये फीमेल कंसिडर की जाती है, 1:1 से कम आ रहा है तो ये मेल कंसिडर किया जाता है। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें XXY के अंदर, तो क्या कहते हैं, 2 सेट हमारे पास हो गए, 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए
और जो उसके ऑटोसोम्स के सेट होंगे वो भी 2 होंगे, 3 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, तो इसके पास ऑटोसोम तो पूरे हैं ना, तो 2 सेट हो गए। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:1 आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फीमेल, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो है वो 1:1 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और 2 सेट होंगे ऑटोसोम के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5:1, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा मेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो XXY, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2x हैं, ठीक है, और इसका अगर आप रेशो निकालें तो 2x और 2 ऑटोसोम के सेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 1:1। तो ये वो फीमेल होगी और ये फर्टाइल फीमेल है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, इन सब का जो रेशो आएगा वो 0.5:1 आएगा। तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फीमेल, ये सारे के सारे मेल्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। Now within the chromosomes each chromatid contains DNA molecule. How many DNA molecule? तो ये हमारे पास अगर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की ना डिफरेंट हालत होती है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है। दिस इज अ क्रोमोसोम, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक क्रोमोसोम है। बेसिकली होता यह है कि ये वो सेल है जो कि अभी डिवीजन के बारे में नहीं सोच रहा, तो ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना वो सिंगल हालत में होता है। ये वो सेल है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम अब डिवीजन करने जाएगा, तो डिवीजन से पहले हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। तो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम था, इसने अपनी कॉपी बनाया और उसे अपने साथ अटैच कर लिया। अब इन दोनों कॉपीज़ को हम नाम देते हैं क्रोमैटिड का। इसको भी कह लेते हैं कि ये 1 क्रोमोसोम है विद 1 क्रोमैटिड, और ये भी 1 क्रोमोसोम है बट इट हैज़ 2 क्रोमैटिड, ठीक है। लेकिन मैं इसके लिए क्रोमैटिड का टर्म इस्तेमाल नहीं करता बिकॉज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं कहता हूँ ये पूरा एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, बट दिस क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड। तो मैं क्रोमैटिड की टर्म तब यूज़ करता हूँ जब मुझे 2 कॉपीज़ नज़र आ रही हों। जब खाली सिंगल होती है तो मैं इसे इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नाम देता हूँ। अब ये जो एक क्रोमैटिड होता है, या जो एक धागा है, इसके अंदर एक DNA का मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो यही पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने DNA हैं। तो एक क्रोमैटिड, ये जो एक क्रोमोसोम है, इसके जो दोनों क्रोमैटिड हैं, एक क्रोमैटिड में एक DNA और दूसरे क्रोमैटिड में दूसरा DNA। तो 1 क्रोमोसोम के अंदर, एक क्रोमैटिड के अंदर एक DNA का मॉलिक्यूल पाया जाता है। The modification in the organization of the basic pentadactyl limb structure found in vertebrates, it provide good evidence for the principle of। देखिए, पेंटाडक्टाइल का मतलब होता है 5 उंगलियों वाले हमारे जो लिम्स होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लाइक अगर आप एम्फीबियंस में देखें तो उनके पेंटाडक्टाइल लिम्स डिफरेंट हैं, रेप्टाइल्स के और डिफरेंट हैं, बर्ड्स के डिफरेंट है और हमारे डिफरेंट है। सब में 5 उंगलियां हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। इससे क्या पता लगता है ये किस चीज़ को जो है वो डिफाइन करता है? तो बेसिकली ये डिफाइन करता है एडेप्टिव रेडिएशन को। एडेप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशन के अंदर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका कॉमन कोई एंसेस्टर हो, ठीक है, कॉमन कोई स्ट्रक्चर हो, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैबिट्स की वजह से, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो जाए। देखिए, है तो कॉमन स्ट्रक्चर ना, 5 उंगलियों वाला एक लिम्ब है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो गया डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। दिस इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। इसका जो उलट होता है ना वो होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ना किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोई एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लें। लाइक अगर आप बर्ड्स की बात करें और इंसेक्ट्स की बात करें तो दोनों जो हैं वो बहुत डिफरेंट है, बट उनके पास दोनों के पास विंग्स मौजूद होते हैं फ्लाइट के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की लेमार्क की थ्योरी का पॉइंट है, ये कहता है कि जो कैरेक्टर लाइफ में हम हासिल करते हैं वो पास ऑन कर देते हैं, विच इज़ अ फॉल्स पॉइंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी में, अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाने को। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जो है हमारे पास एक गार्डन है जिसके अंदर एक प्लांट है जो 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता था, ठीक है, पर्पल और वाइट। हुआ ये कि किसी वजह से कोई जो है वो आ गए, जो पर्पल और वाइट जो वो थे, क्या कहते हैं, प्लांट से, उनमें से वाइट वाले फ्लावर वाले जो प्लांट्स थे उन्हें जो है वो गाय खा गई, ठीक है, सारे के सारे वाइट जो है वो गाय खा गई। तो अगली बार जब जनरेशन बनेगी तो उसमें सारे के सारे पर्पल फ्लावर्स होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है, जीन्स के अंदर जो है, जीन के अलील की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। Now, which one of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs and other parts of the body? तो this is a very specific condition which is known as cystic fibrosis. Cystic fibrosis के अंदर बेसिकली होता यह है कि सेल्स के अंदर एक तरह का ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसे क्लोराइड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो है ये एबनॉर्मल होता है क्योंकि म्यूटेशन हुई हुई होती है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुई हुई थी, जिसकी वजह से जो बॉडी की सीक्रेशंस हैं वो थिक हो जाती हैं। तो म्यूकस की सीक्रेशन की वजह, म्यूकस जब थिक हो जाता है तो लंग्स के अंदर ये ठहर जाता है।
नॉर्मली आपको पता है कि म्यूकस क्लियर होता है, ठीक है। लंग्स, हमारे पास जो ट्रैकिया वगैरह मौजूद होते हैं, ट्रैकिया होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस म्यूकस को क्लियर करते हैं। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल्स होते हैं। अब ये म्यूकस अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ये अंदर ही पड़ा रहेगा, इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा जिसकी वजह से रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो पेनक्रियाटिक जूस है वो थिक हो जाता है जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डिडनम में नहीं आ पाता, तो जो लिपिड्स की डाइजेशन होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ओरल कैविटी में भी हो जाती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में भी हो जाती है, बट लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं लाइपेजेस वो पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं, तो लिपिड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। सिमिलरली लिपिड के साथ साथ वो जो हैं लिपिड सॉल्युबल एंजाइम्स जो है ना वो भी लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन्स जो है ना वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, डी की डेफिशिएंसी होती है, बोन वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये मल्टीपल डेफिशिएंसीज इनके अंदर होती हैं। एम्फिसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एल्वियोलर वॉल होती है ना वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर लेती है, तो समझे बलून से थैली बन जाती है, तो ऑक्सीजन जो है, जो एयर है ना वो अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगेन इसी तरह की कंडीशन है, इसके अंदर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है और इसके अंदर भी जो एल्वियोलाई हैं वो डैमेज होते हैं। लंग कैंसर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो इसका मेन कॉज है वो है स्मोकिंग है, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट गैसेज हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करवा सकते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस होती है। Now question 181, ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इट कम्स फ्रॉम, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे पास जो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनटू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो ये पूछ रहे हैं ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये जो वाटर है ना इसमें से हाइड्रोजन आकर इसमें अटैच हो जाता है, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो कि रिलीज़ हो रहा है। तो हाइड्रोजन को वाटर के डोनर के तौर पर वाटर को हाइड्रोजन के डोनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो बेसिकली यहाँ से आती है। नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन यीस्ट इज, देखिए अब ये जो है ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसने भी बनाया ना ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया। उसका रीज़न ये है कि यीस्ट की जब भी बात आती है तो हम फर्मेंटेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और फर्मेंटेशन के नतीजे में हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर लैक्टेट प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स के अंदर जो है वो एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही बच्चा देखेगा यीस्ट है, ठीक है, और नीचे ये ऑप्शन देखेगा तो वो लगा देगा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पायरुवेट। वाई पायरुवेट? बिकॉज बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की। जब भी ग्लाइकोलाइसिस की बात होती है, ग्लाइकोलाइसिस इज एक यूनिवर्सल प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जाता ग्लूकोज है और उसमें से जो चीज़ बाहर आती है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। तो चाहे एनिमल में हो रहा हो, चाहे प्लांट्स में हो रहा हो, चाहे बैक्टीरिया में हो रहा हो, चाहे किसी में भी हो रहा हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो पायरुवेट होता है। पायरुवेट के बाद आगे जाकर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तब प्रोड्यूस होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप वाज तो पहली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी वो बेसिकली स्मॉल पॉक्स था कि जिसके अगेंस्ट जो है वो एडवर्ड जेनर एक बंदा था कि जिसने वैक्सीन डेवलप की थी। तो बेसिकली ये पॉक्स वायरस था, वायरल डिजीज़ थी कि जिसके अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी। उसके बाद फिर ये दरवाज़ा खुल गया और मल्टीपल वैक्सीन जो है अब तक डेवलप की जा चुकी हैं। डैश इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ वायरॉइड। देखें वायरस और वायरॉइड में फ़र्क क्या होता है। वायरस जो है ये एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है या डीएनए या आरएनए, और उसके अराउंड प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन कोट या जिसे कैप्सिड कहते हैं। जो वायरॉइड होता है वो इससे भी छोटा होता है, वो सिर्फ नेकेड सर्कुलर आरएनए होता है, डीएनए भी नहीं होता, आरएनए होता है, नेकेड होता है यानी उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। तो मैड काउ डिजीज़ जो है ना ये दूसरी तरह के पार्टिकल्स कॉज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेयॉन्स, जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं। मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन, अगेन इंसानों के अंदर जो है मैड काउ डिजीज़ भी ब्रेन इन्फेक्शन है, इंसानों के अंदर भी ब्रेन इन्फेक्शन है, जिसे क्रूसफेल्ड याकब डिजीज़ कहते हैं, ये भी प्रायॉन्स कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है दिस इज़ अ वायरस, ये वायरस कॉज करता है। हेपेटाइटिस डी जो है ना दिस इज़ कंसिडर्ड अ वायरॉइड, ठीक है, इसे कुछ लोग वायरस कंसिडर करते हैं, कुछ लोग वायरॉइड कंसिडर करते हैं। ये जो है इसको आप वायरॉइड कह सकते हैं। और हेपेटाइटिस डी जो है ना इसको इन्फेक्ट करने के लिए, यानी हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस डी जो है तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक हेपेटाइटिस बी जो है ना उसने ऑलरेडी अटैक ना किया हो। तो ये डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर, उसके साथ मिलकर ये काम कर सकता है। अलोन जो है ना हेपेटाइटिस डी जो वायरस है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। सो दिस इज कंसिडर्ड अ वायरॉइड।
Now, numerous opportunistic disease might attack a person suffering from which of the following disease? Opportunistic infection वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जो हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनकी कोई औकात नहीं होती है कि हेल्दी इंडिविजुअल में डिजीज़ कॉज करने की, वो वेट कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह से इनका इम्यून सिस्टम वीक हो और हम अटैक कर सकें। तो यानी हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिजम्स को उनके औकात में रखती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो है इम्यून सिस्टम। तो आपने देखना है वो कौन सी डिजीज़ है इनमें से जिसमें इम्यून सिस्टम मुतासर होता है, तो वो एड्स है। एड्स जो है उसके अंदर जो एड्स का वायरस है HIV, वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो इनको डिस्ट्रॉय करता है। इनका जब नंबर डिक्रीज़ हो जाता है तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जाता है। तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स अटैक करने लगते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनकी कोई औकात नहीं भी थी वो भी अटैक करने लगते हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉमन है। निमोनिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म से निमोनिया जो आप और मेरे अंदर जो है वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। तो लंग इन्फेक्शन इनके अंदर हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस इनके अंदर बहुत कॉमन है। यीस्ट जो कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर होता है, फीमेल्स में वजाइनल कैविटी के अंदर होता है, वजाइना में मौजूद होता है, वो इनके अंदर जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो कि एड्स के पेशेंट के अंदर होते हैं। ठीक है जी। मीज़ल्स बेसिकली खसरा को कहते हैं। इसके अंदर बॉडी के ऊपर इरप्शंस निकलती हैं, दाने निकलते हैं। ये अपर बॉडी से स्टार्ट होता है, हेड से स्टार्ट होता है, फिर थॉरैक्स पे जाता है, फिर लोअर लिम्स के अंदर जाता है और इसी तरह से ये ख़त्म भी होता है। ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से ख़त्म होना शुरू होता है। मेरे ख्याल में 6 डेज़ जो है वो लगते हैं इस रैश को जाने में। इन्फ्लुएंजा डिफरेंट टाइप के वायरसेस कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस कॉज करता है जिसका फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है। Now, a combination of alpha interferon and ribavirin is used for the treatment of hepatitis. तो ये हेपेटाइटिस सी के लिए इस्तेमाल होती है। राइबावायरिन और इंटरफेरॉन जो है ये हेपेटाइटिस सी के लिए इस्तेमाल होती है। हेपेटाइटिस ए जो है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है, बट समटाइम्स इट कैन कॉज लिवर फेलियर। हेपेटाइटिस बी के लिए डिफरेंट वायरल मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए इंटरफेरॉन इस्तेमाल नहीं होते। तो इंटरफेरॉन जो है ये हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ सिस्ट कहते हैं बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटी को। दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू डैश बट स्पोर्स आर। तो सिस्ट और स्पोर्स ये दोनों जो है ना ये डेसिकेशन को रेजिस्ट करते हैं। डेसिकेशन मतलब ड्राई होने से बचते हैं, बट सिस्ट जो है ना ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, जबकि स्पोर्स जो है ना इन्हें हीट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिस्ट जो है ना ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। ना इन विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ दे डिवाइडेड एक्सपोनेंशियल रेट। बैक्टीरिया की ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं। एक होता है लैग फेज, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही। अगर ये हमारे पास ग्राफ है, इधर बैक्टीरिया का नंबर है और इधर टाइम है, तो अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपने कहीं किसी जगह पे 100 बैक्टीरिया रखे हैं, तो अगर बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो ये वाला जो फेज़ है यहाँ से यहाँ तक का जो फेज़ है दिस इज़ लैग फेज़। लैग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया बेसिकली अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए। उसके बाद आप देखते हैं एक्सपोनेंशियली इनका नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड लॉग फेज़। ये लॉग फेज़ वो फेज़ होता है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। उसके बाद ये नंबर जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी जितने बैक्टीरिया नए आ रहे होते हैं उतने बैक्टीरिया पुराने मर रहे होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेशनरी फेज़। और उसके बाद ये वाला फेज़ स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिक्लाइन फेज़ या डेथ फेज़। सो दिस इज़ लॉग एक्सपोनेंशियल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो लॉग फेज़। नाउ सेलेक्ट अ मेथड विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की आगे पीछे होना है। ठीक है, तो वो बेसिकली रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस के अंदर एनर्जी होती है कि ये नॉकआउट कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे और बैक्टीरिया की सेल की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो रेडिएशंस जो है दिस इज़ द आंसर। नाउ हाउ डज कीमोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी फूड प्रोडक्शन होती है, कीमोसिंथेसिस के अंदर भी फूड प्रोडक्शन होती है। इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो बेसिकली एनर्जी सोर्स का होता है। मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर आपने खाना बनाना है तो एक तो घर के अंदर चूल्हा होता है जो गैस से चलता है, फिर कुछ चूल्हे ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल स्टफ कहलाते हैं। दोनों के अंदर बनता है खाना है, लेकिन दोनों का जो एनर्जी सोर्स है वो डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो लाइट होती है और कीमोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो केमिकल्स की ऑक्सीडेशन होती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ये मेरा आंसर है। की के अंदर जो आंसर मैंने कहीं देखा था वो था कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया करते हैं, बिल्कुल सही है, बट फोटोसिंथेसिस भी बैक्टीरिया करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और बैक्टीरिया भी करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द डिफरेंस। ये क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज़ अगेन नॉट अ डिफरेंस। और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी तीनों के अंदर होता है। तो दीज आर नॉट द आंसर। सोर्स ऑफ एनर्जी तीनों का डिफरेंट होता है। नाउ व्हिच वन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोड्स ऑफ लोकोमोशन।
तो पहला हमारे पास दिया हुआ है अमीबा, अमीबा सूडोपोडिया फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा दिया है पैरामीशियम सीलिया जो है इसके पास मौजूद होते हैं। तीसरा दिया हुआ है फोरम्स, फोरम्स जो हैं ये अगेन ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी सूडोपोडिया जो है उसकी एक टाइप होती है, वो फॉर्म करते हैं। एंड चौथा दिया हुआ है रेडियोलेरियंस, ये अमीबा और रेडियोलेरियंस ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं सार्कोडीना। ये दोनों जो हैं ये इस कैटेगरी वाले हैं जिसके अंदर कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो वो पैरामीशियम है, बिकॉज इट फॉर्म सीलिया। मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह के नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं सूडोपोडिया की। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है रेटिकुलोपोडिया, ये फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। रेटिकुलोपोडिया बिल्कुल इस तरह के होते हैं जैसे कि नेटवर्क निकल रहा है, तारों का गुच्छा मौजूद है, तो ये रेटिकुलोपोडिया हैं जो कि फॉर्म्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। और ये भी बिलोंग करते हैं सार्कोडीना वाली फैमिली से, जिसके अंदर अमीबा और अमीबा की तरह के जो मेम्बर्स हैं वो पाए जाते हैं। ना एस्परजिलोसिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, वी नो दैट, एंड अकर्स ओनली इन। तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बट दिस इज़ द राइट आंसर। एड्स पेशेंट के अंदर मैंने अभी बताया कि एस्परजिलस जो है ये अगेन एक अपॉर्चुनिस्टिक समझ लें, या इतना वो समझ लें, इतना वीक समझ लें कि नॉर्मल लोगों के अंदर थोड़े से एक्सपोजर से प्रॉब्लम कॉज नहीं कर सकता। अगर आप में और मेरे अंदर एस्परजिलस चला जाए थोड़ा सा, तो हमारे अंदर ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस एक्सपोजर हो तो हमारे अंदर भी हो जाएगा। तो नॉर्मली ये उन लोगों के अंदर होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो एड्स पेशेंट है। लेकिन अगर कोई और कंडीशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह का इंडिविजुअल है, लाइक उसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या फिर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जो कि ऐसी मेडिकेशन के ऊपर है जो इम्यून सिस्टम को अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करने देती, तो ये तमाम लोग वो होते हैं कि जिनके अंदर ये तमाम इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो एस्परजिलोसिस यहाँ पर एड्स पेशेंट के अंदर होगा। ना सेलेक्ट सेसाइल जू फ्लैजिलेट, वैसे तो फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला, जू का मतलब मूवमेंट वाले, लोकोमोट करने वाले, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जू फ्लैजिलेट की कि जो सेसाइल भी हो सकता है। तो मैं चारों के चारों दिखाता हूँ। यूग्लिना आपको पता है इसके पास भी फ्लैजिला मौजूद होता है, इन सब के पास फ्लैजिला मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो कोएनो फ्लैजिलेट हैं इनके कुछ मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो सेसाइल हो सकते हैं, बाकी सारे जो हैं ये मोटाइल होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आते हैं। ये हमारे पास ट्राइकोनिम्फा है जो कि जू फ्लैजिलेट है, इसके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए। ये ट्रिपनोसोमा है, बुक के अंदर सिनबोर्ड के अंदर इसकी डायग्राम बनी हुई है जहाँ पर फ्लैजिलेटा वाली जो क्लास है वो डिस्क्राइब की हुई है। दिस इज़ यूग्लिना, यूग्लिना के पास ही फ्लैजिला होता है, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर कंसिडर किया जाता है प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर। एंड दीज आर कोएनोफ्लैजिलेट, ठीक है, जिस तरह कोएनोसाइट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह के ये मौजूद होते हैं, इनके पास फ्लैजिला हैं, बट सम ऑफ देम आर सेसाइल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेसाइल लाइफ स्टाइल जो है वो प्रमोट करते हैं, सेसाइल लाइफ स्टाइल जो है वो अपना लेते हैं। तो सारे के सारे जू फ्लैजिलेट हैं, सारे के सारों के पास फ्लैजिला मौजूद है, बट कोएनोफ्लैजिलेट जो हैं दे कैन बिकम सेसाइल। Now many dash expel large amount of water by special structures called contractile. Contractile vacuole की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर बात हो रही होती है प्रोटोजोआ की, like this is amoeba. Amoeba एक फ्रेश वाटर प्रोटोक्टिस्ट है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है। तो इसमें होता यह है कि इसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाहर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपोटोनिक, यानी फ्रेश वाटर के अंदर है तो वो हाइपो, पानी मूव करता है हाइपो से हाइपर, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली वाटर आता है, तो इस एक्सेस वाटर को एक बैग के अंदर स्टोर करता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, और जब ये भर जाता है तो इसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है जी। क्लोरोफाइटा, they are considered to be the closest to plants but they do not resemble plants in having. क्लोरोफाइटा जो है ये एल्गी का एक ग्रुप है, इनको कंसिडर किया जाता है कि प्लांट से बहुत रिजेंबल करते हैं। क्या रीजंस हैं? 3 रीजंस हैं। नंबर 1, इनके पास भी क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होता है, प्लांट्स के पास भी होता है, ये भी स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इनकी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो डिफरेंट बनाती है इनको, वो है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। प्लांट्स के अंदर मेनली जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास इस तरह के स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते या बहुत ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन्हें डिफरेंशिएट करता है प्लांट से। ना एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। फंजाई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिसके अंदर दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन के नतीजे में भी और एसेक्सुअल प्रोडक्शन के नतीजे में भी। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमने बात की थी, मैंने जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया तो मैंने बढ़ाया उसके अंदर कि फंजाई के अंदर एक ख़ास तरह का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, एक ख़ास तरह के हाइफा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, कि जिसके अंदर एक ही हाइफा के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। यानी हुआ ये था कि जब 2 हाइफा मिल रहे थे, ये 2 हाइफा मिल रहे थे एक एक न्यूक्लियस वाले, मोनोकैरियोटिक हाइफा जब मिल रहे थे तो इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ था, लेकिन इनका जो है वो न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी नहीं हुई। तो इसके नतीजे में एक ऐसा हाइफा बना कि जिसके अंदर हर सेगमेंट में 2-2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, यानी डाइकैरियोटिक। अब ये डाइकैरियोटिक ही रहता है तब तक जब तक इसके अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो हमने देखा था कि एस्कोमाइकोटा के अंदर या बैसिडियोमाइकोटा के अंदर एक स्ट्रक्चर था जिसे हमने कहा था एस्कस, या उसके अंदर था बैसिडियम। इसके जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं ये फिर फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनता है और इसके नतीजे में एस्कोमाइकोटा के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बैसिडियोमाइकोटा के अंदर 4 बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोर्स वो हैं जो किस रिप्रोडक्शन के नतीजे में बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में। सिमिलरली जो जाइगोस्पोर है ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनता है, गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। तो ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं। जो कोनिडियोस्पोर्स हैं या कोनिडिया जिसे कहते हैं, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं। ये आम स्पोर्स की तरह होते हैं। फ़र्क ये होता है कि आम स्पोर्स जो है ना वो बनते हैं एक अदद राउंड बॉडी में जिसे कहते हैं स्पोरेंजियम, तो उनमें स्पोर्स बनते हैं। जबकि जो कोनिडिया हैं वो बिना स्पोरेंजियम के बनते हैं, नेकेड, बिल्कुल कोनिडियोफोर। ये जो स्टॉक है इसके एंड पर स्पोर्स का गुच्छा बना होता है, इस तरह दीज आर कॉल्ड कोनिडिया। तो दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। एवोल्यूशन ऑफ सीड का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है हीटेरोस्पोरी। हीटेरोस्पोरी कहते हैं 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनने को। तो हमें पता है एक हमारे पास छोटे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं, और एक बड़े स्पोर्स बनते हैं जो मेगास्पोर्स कहलाते हैं। तो ये पहला स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर। सेकेंड स्टेप जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट बेसिकली कवरिंग्स को कहते हैं जो कि उसके ऊपर मौजूद होती हैं, ओव्यूल के ऊपर मौजूद होती हैं और ये आगे जाकर सीड का कोट बन जाती हैं। और तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इन द मेगास्पोरेंजियम। तो ये मैं एवोल्यूशन ऑफ सीड वाले टॉपिक में समझाऊंगा, बट डेवलपमेंट ऑफ हीटेरोस्पोरी फर्स्ट स्टेप है। बाकी जो स्टेप्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक या दीज आर नॉट द स्टेप्स जो एवोल्यूशन ऑफ सीड की तरफ लेकर जाता है। नाउ अब एवोल्यूशन ऑफ लीव से रिलेटेड दिया द टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीव। अच्छा, अब एवोल्यूशन ऑफ लीव से रिलेटेड हमारे पास 2 तरह की थ्योरीज़ हैं। देखें, पहली तो बात सिंपल सी समझ आ रही है, ये हीटेरोस्पोरी जो है ना ये राइट आंसर है, ये रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ सीड है, एवोल्यूशन ऑफ लीफ नहीं है। तो बाकी तीनों पॉइंट्स जो है ना ये उससे रिलेटेड है। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर अगर हम बात करें तो 2 तरह की थ्योरीज़ हैं। एक तो ये है कि ये किसी छोटी सी प्रोजेक्शन से बना है, ये स्टेम था, इससे एक छोटी सी प्रोजेक्शन निकली, इसके अंदर जो है वो जाइलम फ्लोएम ग्रो कर गए और ये बड़ा होकर लीफ बन गया। ये माइक्रोफिलस लीव्स जो होते हैं, छोटे लीव्स, वो सपोज किया जाता है ऐसे बने। जो मेगाफिलस लीव्स हैं, बड़े लीव्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि एक स्टेम था जिसकी ब्रांचेस थी, ठीक है। तो पहले वो ब्रांचेस जो हैं वो सेम लेवल के ऊपर आई, उसके बाद वो ब्रांचेस जो हैं उनके अंदर वो भरना शुरू हो गए, टिश्यूज़ भरना शुरू हो गए और इससे ये एक बड़ा सा लीफ बन गया जिसके अंदर इनकी जो वेसल्स थी वो आगे जाकर उनकी वेन्स बन गई। तो उसके अंदर ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ओवरटॉपिंग, ठीक है, प्लेनेशन, एक लेन के ऊपर आना, और उसके बाद फ्यूजन या वेबिंग, ये जो बीच की स्पेसेस हैं इनका भर जाना, ये तीनों जो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं टर्म्स। द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड अडेप्टिंग प्लांट्स, तो जो सबसे आखिर में दिया हुआ है किंगडम प्लांटिंग के अंदर वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट से और एंड करते हैं ट्रैकियोफाइट्स के ऊपर। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एक कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे वो मोजेस हैं, ब्रायोफाइट्स अर्ली प्लांट्स ये सक्सेसफुल नहीं है। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो हैं ये तीनों आखिरी की कैटेगरीज हैं, पहले फर्न्स आते हैं, उनके बाद जिम्नोस्पर्म और एडवांस, और उनके बाद एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, वैसे तो दोनों कैटेगरीज को मिलाकर इस पर मापचिटा कहते हैं, दे बोथ आर सक्सेसफुल, बट इनमें भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंजियोस्पर्म्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफिडल ट्यूब्स, दे आर प्रेजेंट इन फाइलम। ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर होती हैं 2 ट्यूब, जिस तरह ये हमारे पास प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया के अंदर इस तरह की 2 ट्यूब्स जो है ना वो रन कर रही होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये कुछ इस तरह का सेल होता है, ठीक है, ये फ्लेम सेल कहलाता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं, इसके अंदर ये सीलिया होते हैं, यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू जो फ्लूइड है वो अंदर आता है, उसे फ़िल्टर किया जाता है और फिर जो कैनाल्स होती हैं उसके अंदर डाल के एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए बाहर भेज दिया जाता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स का फीचर है। जब भी प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम आता है या फ्लेम सेल का नाम आता है तो हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020, ये नम्स का पेपर है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो सिंध बोर्ड, क्योंकि मैं सिंध बोर्ड पढ़ाता रहा हूँ, बाकी बुक्स भी अब मैं देखूंगा, कवर करवाऊंगा, बट सिंध बोर्ड मैं मेनली पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने
खाली सिंध की बुक पढ़ी हुई तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बुक थे, तो 5, 6, 7 के करीब क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप नहीं अटैम्प्ट कर सकते अगर आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो किसी और बुक से। बट अगेन अगर 80 क्वेश्चन है तो यू कैन हैव 75 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन, एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आप इसमें से निकाल सकते हैं। बाकी तुक्के लगाए जा सकते हैं, कई बार तुक्का सही भी हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, तो दिल खोल के तुक्के लगाए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द पेपर। कोशिश करूँगा मैं नम्स के पेपर से पहले 1-2 पास पेपर जो है वो और करवा दूँ।